22 फरवरी के दिन हिंदी की परीक्षा होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने खुद जारी किया कि आप इस क्वेश्चन को जरूर आप याद कर ले, पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बनाए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है, उसका आपको नाम बता रहा है। आइए देखते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। जैसे कि आप अपनी परीक्षा में लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा आंसर आपका नंबर मिलेगा और आप एकदम धमाल मचा दीजिएगा। चलिए, तो इसका उत्तर होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं वह कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये उनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न बहुत ही मजेदार है। प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। जो सेन साहब थे उनकी कितनी लड़कियां थी, उनका क्या नाम था। और ये देखिए क्वेश्चन है आपके बीच से भी उठाया जा रहा है आपके चैप्टर से, यानी कि आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पहला का नाम था सीमा, रजनी, आला, शेफाली और क्या था, आरती था। ये उनकी 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियों का ये नाम था। बस आपको इतना लिख देनी है, आपका पूरा का पूरा नंबर वहां पे दे दिया जाएगा, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अगला देखिए, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए और जल्दी से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए जाकर के प्ले स्टोर से, DLS एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्स मुलर के बारे में तो आपने जाना, मैक्स मुलर का जब आपने चैप्टर पढ़ा तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है हमारे देश भारत को बहुत ही अच्छा बताया है और भारत के बारे में उन्होंने सारी चीजें कह डाली है ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में मानवीय और संवेदनाओं और संस्कारों को जागृत करने की अद्भुत उसमें क्षमता है। यह भाषा चिंतन की गंभीर धारा में आह्वान करने का अवसर प्रदान करती है। यह सारी आर्य भाषाओं की अग्रजा है, यानी कि आगे है, सबसे बड़ी है। प्राचीनता इसकी प्रथम विशेषता है। प्राचीनता इसकी क्या है, प्रथम विशेषता है। यानी मैक्स मुलर ने ये सारी बातें संस्कृत के बारे में कहा और इसके महत्व को बताया इस प्रकार से। ओके, चलिए अब हम लोग जानते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के बारे में, जिसका उत्तर आप लोग देखिएगा ध्यान से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के अनुसार इसका उत्तर देना है, जो कि बड़ा ही मजेदार ये आपका क्वेश्चन है। बुढ़ाकर मूल्य का आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो बड़ा ही मजा आया होगा नागरी लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए उन्होंने क्या क्या कहा गया था उस चैप्टर में। देखिए, वह बतलाया गया कि नागरी को देवनागरी कहे जाने वाले के संबंध में लेखक कहते हैं कि यह धारणा गलत है कि गुजरात नगर के ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ गया। देव जो नगरी हमारी काशी है और वहां पे प्रयुक्त किए जाने वाले के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ गया। लेखक कहते हैं कि लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं उनका व्यक्तिगत जो नाम है वह देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। और यह इसलिए देवनगर की लिपि होने के कारण उत्तर भारत की इस प्रमुख लिपि को देवनागरी नाम दे दिया गया। ये जो है पूरी तरीके से गलत है, इन्होंने लेखक ने ये सारी बात कही। आइए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर बहुत बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है, ये बताना है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कि संत कवि नाना कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही युक्ति यानी कि आशा, आकांक्षा, मोह, ममता तथा काम क्रोध से मुक्त हो पाता है। युक्ति से मुक्त होने के पश्चात यानी कि बाद ही उसके घट यानी कि शरीर में ब्रह्मा का क्या हो जाता है, निवास हो जाता है। तो गुरु की कृपा से किसी युक्ति की पहचान होती है। तो संत कवि गुरु कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वही युक्ति यानी कि वही जो है आशा, आकांक्षा, मोह, ममता, काम, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और युक्ति
मृत्यु से मुक्त होने के पश्चात यानी बाद में क्या होती है, उनका ब्रह्मा उसमें उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रह्मा का निवास हो जाता है। अगला देखिए, अगला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। सभी बच्चों को पता होगा कि कवि ने माली मालिन राधा को कहा है, क्यों कहा है तो ध्यान दीजिएगा। कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधे को कहा है क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका में ये दोनों ही क्या है, ये माली है और मालिन है। कि माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन की अमूल्य निधि को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने राधा के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, तन मन सर्वस्व अर्पण करने वाला वाटिका को ही हम लोग अमर प्रेमिका मानता है, अमर प्रेमिका मानता है। कृष्ण अपनी वाटिका यानी कि राधा के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिए, यानी कि सारा का सारा कुछ राधा के लिए उन्होंने दे चुके थे। और इसलिए जो है कवि ने कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से माली जो होती है, फूलों की जो भी बगीचा होता है, जो वाटिका होती है, उसके लिए अपने पूरा सब चीज निछावर कर देती है वहां पे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा जो है आपस में क्या है, इतने गहरे उनका संबंध है, प्यार है कि पूरा का पूरा अपना जीवन ही उन पे समर्पित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें जैसे ही क्वेश्चन में आएगा आपको तो ये लिख देना आपको। अगला है कि क्रमी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। आइए ध्यान से समझिएगा कि कवि जो है वो प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। तो कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल होता है, क्योंकि इसमें छल कपट के लिए कोई जगह नहीं होती, इसमें चतुराई का मनो निशान नहीं होता, यह दुनियादारी और संसारिकता से मुक्त होता है। निश्चल और निष्पट हृदय वाले ही प्रेम कर सकते हैं, शंकालु और कपटी लोग प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। जिसके अंदर अगर शंका हो जाएगी तो वो क्या प्रेम करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम इसलिए कहा गया है, जो कवि है जो प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहा है कि जो प्रेम है वह वही लोग कर सकते हैं जो निश्चल हो, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार की मतलब कि दूसरे के प्रति जलन नहीं हो, मतलब द्वेष नहीं हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। तो वही प्रेम को क्या कर सकते हैं, वही प्रेम कर सकते हैं। इसलिए कवि जो है प्रेम घन क्या कहते हैं, अति सुधो कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे और एकदम गजब तरीके से लाजवाब तरीके से तैयारी कीजिए और एकदम जाकर के परीक्षा में आप धमाल मचाइए। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपको आगे से वीडियो मिले करे। अगला है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन समाज के लिए किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों। कवि बद्री नारायण जो चौधरी है यानी कि प्रेम घन, वह समाज की किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि कवि समाज के प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करते हैं। प्रतिनिधित्व करने वाले लोग स्वार्थ की पूर्ति में अपनी सभ्यता संस्कृति आदि को भी गिरवी रखने में हिचकते नहीं है, यानी कि हिचकिच नहीं करते हैं। व्यवस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं, उनकी धोती ढीली हो गई है। आज विदेशी वस्तुओं का बोल पाला हो गया है। यह वर्ग विदेशी खाना पाना आदि को बढ़ावा देता है। जो प्रेम घन है वह समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, तो प्रतिनिधि वर्ग की आलोचना करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर अपने फायदे के लिए अगर बात करें, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये सब कुछ वहां पे गिरवी रख देते हैं, उसमें किसी प्रकार की हिचकिच नहीं करते हैं। और यही कारण क्या हुआ है, और आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि आज पूरी विदेशी जो है बोलबाला हो या पहनाव हो या खाना पीना हो, सब चीज विदेशी ही हो चुकी है। ओके चलिए, तो ये आएगा तो आपको फटाफट से ये सारी चीजें लिख देनी है। चलिए स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाएंगे या हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा सारी चीजें। अगला है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों को पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। नगर शीर्षक कहानी के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, नगर कहानी शीर्षक स्थान पे आधार पर इसका उत्तर क्या होगा। तो वरीय चिकित्सक का पद एक गरिमामयी पद होता है। उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। यदि वे मरीजों से अनदेखी करने लगे तो अधीनस्थ डॉक्टर भी उनका अनदेखी करने लगेंगे। उनकी असभ्य धीमी होती चली जाएगी। बड़े डॉक्टर साहब इस बीमारी के बारे में बाहर के देश से पढ़ करके आए थे।
इस बीमारी को देखकर कि उस पढ़ाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे आश्वस्त होना चाहते थे कि उनकी पढ़ाई सफल हुई है या फिर नहीं। यही कारण था कि वे अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को भर्ती करने के लिए कहा था। जो बड़े डॉक्टर थे वह जल्दी यानी कि फिलहाल ही पढ़ करके आए थे उस रोग के बारे में जिस रोग का वे इलाज करना चाहते थे, इसलिए वे अधीनस्थ डॉक्टरों को बोला कि नहीं, इसका इलाज हम करेंगे। और वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम बड़े डॉक्टर हो गए और हम ही अगर अनदेखा करने लगे किसी मरीज को, तो जो हमसे नीचे वाले हैं वो भी अनदेखा करने लगेंगे और इस तरीके से कोई भी जो है इलाज नहीं हो पाएगी और सारा का सारा सब चीज खत्म होते चला जाएगा। तो इसलिए वे चाहते थे कि इसका इलाज हम खुद करें और वह फिलहाल पढ़ के भी आए थे और उसे जांचने भी चाहते थे और अपना नाम कमाना भी चाहते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसे लिख दीजिए। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चे का अलग अलग इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, एक बार ये भी देख लीजिए। बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में उफान रूप ले लेती है। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों का जल स्तर कम वर्षा होने पर भी जल्द ही बढ़ जाती है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकल करके मैदानी भाग में कहकर ढार देती है। नेपाल से सटे होने एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बहुत ज्यादा होता रहता है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित होता रहता है। जान माल की अपार क्षति होती है, सबसे ज्यादा क्षति होती है। और पिछले वर्ष कोसी का तांडव अपना एक अलग ही इतिहास लिख दिया है। कितने गांव बह गए, जो बाढ़ समाप्त हुआ कि तुरंत महामारी फैल गई। एक तरफ क्या हुआ कि बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया था, तो दूसरी तरफ अनावृष्टि के कारण कई जिले सूखे की चपेट में आ गए थे। बाढ़ और सूखा की आंख मिचौनी बिहार वासियों के लिए जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बिहारी इन दोनों से अभिशस्त हैं कि किंतु राजनेता इनके दुख दर्द को बांटने की बजाय राजनीतिक खेल शुरू कर देते हैं। केंद्र की उदासीनता और राज्य की शिथिलता के कारण बिहार वासियों इन त्रासदियों का दंश झेलने के लिए क्या हो जाती है, बेबस हो जाती है। जो हमारा बिहार है, बिहार में जो है हिमालय से सटी हुई है, नेपाल से सटी हुई है, तो यहाँ पे कम भी बारिश वगैरह होता है तो इसकी जो नदियां हैं वो उछाल मचा देती है। और जो है यहाँ के राजनेता हैं ये भी क्या करते हैं, अपने पद के लिए किसी भी प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। जो भी करते भी हैं तो अपने फायदे के चक्कर में करते हैं कि अगर मेरा फायदा होता है तभी हम कुछ ना कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, जिसके कारण ये और भी ज्यादा बाढ़ हो या सूखा हो चपेट में यह हमेशा ही आते रहता है। तो इतना आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब देना होगा। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने आपको बताया ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन हमने बताया, जो कि काफी लाजवाब था। तो वीडियो को लाइक और शेयर चैनल को जरूरी है। तो ये सबसे पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि द राइज एंड फ्लो ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है, तो आप याद करके रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार जो थी वह किस रंग की थी, तो आपको याद होनी चाहिए कि सेन साहब की मोटर जो कार थी वह आपका काले रंग की थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब आपके अंदर खून नहीं बाबू, जुनून दौड़ना चाहिए। समय काफी कम है, जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। समय बहुत ही कम है, समय आपके पास अनोखा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से संदर्भ से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो हम सभी का देश भारत देश है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए कि मत पूछिए, एकदम गर्दा मचा दीजिए परीक्षा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाती आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्व धर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ से ली गई है, आपको यह बताना है, तो याद करके रखिएगा। इसका जो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है पे नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे लिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडेलीफ किसकी रचना है,
जो मेंडलीफ है वो किसकी रचना है? तो हमने आपको पहले बताया हुआ था कि मेंडलीफ किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की रचना है। और देखिए जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमने आपको पहले बता चुका है, तो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह के आपके एग्जाम में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, ये पूरी गारंटी है मेरी, क्योंकि मेरे किताब में भी आया है, किताब में भी जो भी हम किताब लिखे हुए हैं वो किताब में भी से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसी तरह के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, और एक भी वीडियो मिस न कीजिएगा। प्रत्येक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है बाबू कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है, आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंदी नागरी। कौन सा नागरी हो जाएगा? तो नंदी नागरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी क्या क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा कथा लेखन। क्या होगा? कथा लेखन होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो होगा वो बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहादुर जो था वो हंसमुख लड़का था, मेहनती लड़का था, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया कंजूसी क्यों करते हो, फटाफट से लाइक कीजिए। अगर इतनी ईमानदारी से आपको पढ़ाया जा रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा मां सरस्वती आपकी सफलता जरूर दिलाएंगी और उनका भी हेल्प होगा। जितने बच्चों को हेल्प कीजिएगा आपका और भी अच्छे तरीके से हेल्प होते चला जाएगा। और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, समय काफी ही कम है। देखिए जो अगला प्रश्न है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि यह परंपरा का मूल्यांकन क्या है। कौन सा है? यह परंपरा का मूल्यांकन का है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन जो है आमलेट नहीं खाता था, तो आमलेट जो कौन नहीं खाता था? तो पंडित जो बिरजू महाराज जी थे, जो नृत्य क्या करते थे वह अंडा नहीं खाया करते थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और देखिए एक चीज आपको बताना चाहेंगे, आपकी बार जो हिंदी का जो मॉडल सेट आया है, वैसे तो संस्कृत मैथ हो गया, ये संस्कृत बोल रहा है, मैथ साइंस का जो मॉडल सेट हो गया ये बहुत ही आसान दिया है। थोड़ा सा कहीं कहीं ऑप्शन वगैरह में या फिर कहीं कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबरिंग चेंज किया है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन आपके किताब का दे दिया है। लेकिन थोड़ी सी जो हिंदी है इसमें भी तो किताब का ही सारा का सारा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पाठ के अंदर का, यानी कि जो चैप्टर आपका चैप्टर के अंदर का ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो आपको कहना चाहेंगे कि हिंदी को बेहतरीन ढंग से पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है। वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन को हम रिवीजन अब जिस तरीके से मॉडल पेपर आए उस तरीके से आपको फिर मॉडल पेपर लिख रहे हैं, फिर मार्केट में आने वाला है बहुत ज्यादा, फिर मार्केट में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा और चैनल पे भी आपको अपलोड हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा, आपको परेशान नहीं रहना है। ठीक है, टेंशन नहीं रखना। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था, आपको ये बताना है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो याद करके रखिएगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी था। क्या था? परमानंद वाजपेयी था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि विलनोव क्या है? जो विलनोव है वह क्या है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब जो हो जाएगा वह फ्रांस का एक छोटा सा गांव था। ठीक है, विलनोव क्या था? एक फ्रांस का एक छोटा सा गांव था वो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। जब आप लोग चैप्टर का अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, चैप्टर को जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े थोड़ा सा उनको परेशानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब चैप्टर को तो पढ़ने की उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को अगर ध्यान देते हैं तो आपका चैप्टर शायद आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हो गई थी? जो लेखक था यानी कि मछली का कहानी का है, तो कौन नाराज हो गई थी? दीदी नाराज हो गई थी, गीले कपड़ा पहन करके आया था, इनके बारिश में भीग गया था, मछली लेकर के आ रहा था, है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ये बी नंबर हो जाएगा दीदी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था वो कहाँ कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी लेखक हैं आपके हिंदी चैप्टर में, वह गद्य खंड का हो, पदखंड का हो या वर्णिका का, इनके लेखक का जो जन्म और मृत्यु है इसको आप एक जगह लिख करके आप नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और देख सकते हैं यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका कब का? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1976 में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार बाबू प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आश्रित कैसे हुई? जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आश्रित जो थी वह कैसे हुई थी, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह जाकिर हुसैन के संगीत से। किसके संगीत से हुई थी? तो जाकिर हुसैन के जो संगीत था उसके संगीत से हुई थी, यानी उनके संगीत से हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है? जो काशी है ना बाबू, वह किसकी पाठशाला है? तो याद करके रखिएगा कि वह संस्कृत की पाठशाला है। ठीक है, संस्कृत की पाठशाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर का काशी। काशी का मतलब होगा बनारस।
तो बनारस जो है सबसे ज्यादा वहाँ पे संस्कृति यानी कि संस्कृत के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है, वहाँ पे संस्कृति मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो यूट्यूब का नियम है कि आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगा, फिर बाद में पछता करके क्या होगा, कुछ नहीं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जी, ये तो सबको पता है कि पोरबंदर में इनका जो जन्म हुआ था किस सन में हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का है कि गांधी जी को महात्मा किसने कह दिया था। और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता और कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, याद करके देखेगा इस क्वेश्चन को। ये महात्मा कौन कह दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कह दिए थे। कौन कहते, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। अगला नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि किसका विधास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो याद करके रखिएगा कि पीटर ब्रूक का प्रस्तुत किया जाने वाला था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कहां गया, अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर और जज किसे मानते थे, बिरजू महाराज हमेशा अपनी अम्मा को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान कौन सा, द बोल करके देखिए, आपको दांत पे ये लड़ेगा जीभ आपका, तब बोलेगा द, ठीक है, यानी कि दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और संस्कृत में श्लोक भी होता है इन सब पे, जो आपका ये आपका उच्चारण स्थान होता है इस पे, जैसे आपको हो विसर्जन नामक कंठा, इसी प्रकार से बहुत सारा श्लोक होता है। तो संस्कृत वाले वीडियो में या फिर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिससे कि आपका सभी का उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो मिला करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो निधन छल होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। निधन छल होता है, ठीक है, ये धन यानी कि जोड़ को हम लोग या प्लस को धन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, छल, ठीक है, निधन छल होता है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है, तो जो स्मरण लिखा गया है, स्मरण जो है ये आपका शुद्ध होगा, क्योंकि मैथिली को ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, मैथिली जो है तो मैथिली होता है, ठीक है, ठीक है। और अनधिकार जो लिखा गया है वो अनधिकार होता है, ये भी आपका गलत है और ये भी वाहिनी भी गलत है, यानी कि स्मरण जो होगा वही आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मई शब्द। मई शब्द कौन सा संज्ञा है, मई, यानी कि ये तो महीना का नाम है, देखिए महीना में नाम दे दिया मैंने कि किस महीने का दे दिया है, तो मई महीने का, यानी कि यहाँ पे नाम का मतलब कि यहाँ पे व्यक्त हो रहा है, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी नंबर आपका दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये आज के प्रश्न कह रहा है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। जो अपराध है ना बाबू, वो कौन सा लिंग है, लिंग निर्णय आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उभयलिंग है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा पुल्लिंग है। क्या हो जाएगा, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा बी नंबर, ये बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्पूर शब्द का आपको ये बताना है, शब्द क्या चीज है। तो कर्पूर जो शब्द है वो आपका तत्भव शब्द, ये तत्सम शब्द होता है, क्योंकि कर्पूर को हम लोग कपूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपूर हम लोग बोलते हैं कर्पूर को, तो ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। श्याम शब्द का जो श्याम होता है ना, वो श्याम का स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचान करनी है। तो श्याम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा श्यामा, ठीक है, क्या हो जाएगा श्यामा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक का। किसका है बाबू, तो अधिकरण कारक का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर यहाँ पे दिया गया ना। चलिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यह कलम किसकी है, किसकी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी किसी न किसी का नाम छुपा है, मतलब कि अगर किसी से हम पूछते हैं कि कलम किसकी है, इसका मतलब कि कोई नाम होगा, कोई व्यक्ति होगा, तभी तो उसका सर्वनामिक क्या हो जाएगा, ठीक है, सर्वनामिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैंने जो है वह खाना खा लिया है, क्या किया है, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है। आपको पता है कि वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि जो काम चल रही होती है, मतलब कि जो प्रेजेंट में होती है, तुरंत फिलहाल में होती है या हो रही होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको वर्तमान काल कहते हैं। जो बीत चुकी होती है उसे हम लोग भूतकाल, जो आने वाली होती है उसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द, पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, फूल बोलते हैं, यानी कि ये भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। ओके, क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द, ये शब्द हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा
परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं और यह क्या कहलाते हैं, ये आपको ये बताना है। तो ये आपको कहलाते हैं योगरूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपका योगरूढ़ कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पराजय शब्द में उपसर्ग कौन सी आती है? पराजय उपसर्ग बताना है आपको। पराजय में तो उपसर्ग कौन होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़े होते हैं। तो शब्द के पहले इसमें जो जुड़े हुए हैं वो कौन जुड़े हुए हैं? तो कहिए सर इसमें परा जुड़ा हुआ है, यानी कि परा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है। त्यागी, जो त्यागी है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय में क्या होते हैं? जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं। तो शब्द के अंतिम में यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? तो त्यागी, ई जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। आप देखिए दोनों में ई दिया गया, अपने ऑप्शन बी नंबर में दिया गया। हमने आपका ऑप्शन इसलिए ए टिक कराया क्योंकि जो त्यागी है वो त्यागी में जो ई है वो दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घीकरण, अगर इधर से प्रयोग किया गया होता तब ये छोटा ई वाला होता, लेकिन ये इधर से प्रयोग किया गया है, यानी कि ये दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो चाचा शब्द का विशेषण होता है चचेरा। क्या होता है? चचेरा होता है। ठीक है, चचेरा। ओके, चचेरा होता है, यानी ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे नहीं किए हैं तो। अगला प्रश्न क्या है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है? शूलपाणी जो है वो कौन सा समास है? आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य को पहचान कीजिए कि यहाँ पे शुद्ध जो वाक्य है वह शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर में कि राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। यानी कह रहा है कि राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये राम पुस्तक खरीदा ये गलत हो जाएगा क्योंकि राम ने पुस्तक खरीदा था, ये खरीदी थी। और देखिए और यहाँ पे राम ने पुस्तक खरीदा, तो पुस्तक आपका एक स्त्रीलिंग होता है इसलिए आपको खरीदी लगेगा। राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, राम ने पुस्तक खरीदा नहीं खरीदी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है? द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक का मतलब होता है जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, यानी कि दूध हो जाएगा। ठीक है, तो दूध आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा। उसने अपने भाई का घर क्या कर खरीदा? किस वाक्य का ये उदाहरण है? आपको ये बताना है। उसने अपने भाई का क्या कर लिया? घर ही खरीद लिया। तो किसका है? ये आपका एक सरल ही वाक्य है, ना ये संयुक्त है, यानी कि ना ज्यादा ये जुड़ा हुआ है, ना मिश्र है, ना मिलावटी है इसमें। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक सरल वाक्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या करें? अगला प्रश्न करेंगे सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर सजीव का मतलब ये होता है जिसमें जीव होता है, और निर्जीव उसका हो जाएगा विलोम में जिसमें जीव नहीं होता। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जपूजी किसकी रचना है? तो देखिए जपूजी, यहाँ पे यही देखिए क्वेश्चन इतना अंदर से पूछा गया चैप्टर की, मत पूछिए। ये आपको जपूजी पूछा है। जपूजी जो है आपकी गुरु नानक की है, यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर। ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन गगन भया किस कविता की यह पंक्ति है? आपको ये बताना है यहाँ पे। तो याद करके देखिए ये जो पंक्ति है ये है राम नाम बिनु वीर थे जगी जनमा का है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर कि राम नाम बिनु वीर थे जगी जनमा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रसखान रचित, क्वेश्चन है कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका जो है वह किस प्रकार की रचना है? तो ये आपका इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यह प्रेम निपुण जो है संबंधी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर है आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसका सव्या और घानाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा ये राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है मेरे घानानंद का। किसकी है? घानानंद का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। करेक्ट प्रश्न कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज का जो स्थापना है वो किसने की थी? तो याद करके रखिएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि बीना यानी वीणा किनकी रचना है? वीणा जो है वह किसकी रचना है? आपको ये बताना है। याद करके रखिएगा सुमित्रानंद पंत जी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर, देखिए यहाँ पे भी जन्म से और मृत्यु से क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि जन्म से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर की 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कितना हो जाएगा? 23 सितंबर
1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1908, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते, कह रहा है कि अपने सामने शीर्ष काव्य संग्रह किसकी जो है वह रचना है, आपको ये बताना है। इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कुंवर नारायण की है। किसके है बाबू? तो कुंवर नारायण की है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार जो वृक्ष जो है वो हमेशा घर के दरवाजे के पास मिलता करता था, यानी कि दरवाजे पर मिला करता था, यानी ऑप्शन जो आपका है बी नंबर, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डगमाल ने किस रूप में कर दिया था? ये आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा पहल पुस्तिका। किस जो ये है उनकी माता पिता जो नाम था वो क्या था? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सोफिया था। क्या नाम था उनका? सोफिया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका कह रहा है डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और संदर्भ से संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन ए इनके सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो जो भारतीयता है ये नहीं दिखाई देती है। जो हम लोग के अंदर जो भारतीयता है, या भारतीयता से जो है हम लोग विदेशी टाइप का हो चुके हैं। हर चीज जो यूज कर रहे हैं या पहन भी कपड़ा रहे हैं या स्टाइल भी जो भी है, वो बाल हो या फिर शरीर का कोई भी अंग हो, उसका यूज जो है इस्तेमाल जो है वो विदेशी ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, खाना भी अब अधिकतर लोग जो चम्मच का यूज कर रहे हैं, हर चीज जो है विदेशी आप हो चुका है, तो भारतीयता नहीं दिख रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ हो चुका है? तो देखिए कवि कहते हैं गुरु नानक जी कि अगर आपका जन्म हुआ है और राम नाम का नाम अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जन्म क्या है? व्यर्थ है, यानी कि जन्म और जीवन क्या है? दोनों का दोनों व्यर्थ है। आप समझ जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? आपको ये बताना है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा वो याद करके रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। और इसके पहले जितने भी आप सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, जितना भी है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं इंग्लिश पे या आपका आंसर की, तो आंसर जरूर प्राप्त कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल सेट है। आपको जाना बहुत ही जरूरी है कि इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो सबको आपको वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता के उद्दिष्ट है? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वो राइट जवाब हो जाएगा आपका जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर जो नारायण, देखिए यहाँ पे भी आपको जन्म से, यानी कि अभी तक 3 जन्म से क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा चुका है, यानी कि 3 नंबर तो आपको केवल अगर आप लेखक के जन्म का याद कर लेते हैं, जन्म और मृत्यु, तो 3 नंबर तो अभी तक आपका कंफर्म हो जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसे आप अनदेखा ना करेंगे, आप जरूर याद करेंगे। हो जाएगा इसका 1927, ठीक है, 1927। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ था? हमारी नींद जो कविता उसमें किसका जन्म चक्र पूरा हुआ था? तो मक्खी का पूरा हुआ था, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रानंद पंत का जो अंतिम काव्य है वो अंतिम काव्य क्या है? वो है आपका लोकयातन, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उत्कृष्ट है, यानी कि किससे यह लिया गया है? आपको ये बताना है। तो याद करके रखिएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है हिरोशिमा। क्या हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा आपका हिरोशिमा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, जो पुरुष कविता रचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पुरुष कविता रचता है, यानी कि पुरुष की बात की जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? कवि होते हैं, ठीक है। और स्त्री की अगर बात की जाती है तो उसे हमें कवित्री कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? एक आंख से देख रहे हो, ठीक है, एक आंख से देखने का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि बराबर मानना, ठीक है, एक आंख से देखना, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा कि बराबर मानना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि य र ल व क्या है? यह एक आपकी क्या है? तो याद रखिएगा, यह आपका एक अंतःस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट सभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। अब आपके पास एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, जितने भी कम समय आपके पास बचा हुआ, अनोखा समय आपके पास है और इसे गंवाइए मत। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे आप नोट करके याद करके, मतलब कैसे भी करके आपको याद कर लीजिए। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो ऐसे ही याद आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव होकर के आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि समय काफी कम है। चलिए, तो यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशाधनधारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि हरि शब्द कौन संज्ञा है? जो हरि है वो हरि शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो हरि किसी न किसी का नाम होता है, तो नाम जब प्रयोग हो गया यानी कि याद हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण आपको है? ये दिया गया, आपको ये बताना है। रात को पहरा देने वाला आज कहाँ चला गया, आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध का ये आपका उदाहरण क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में एक शुद्ध वाक्य कौन है? यहाँ से जो आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्या थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पे भी दिया गया राजा दशरथ के, राजा दशरथ का, राजा दशरथ को, तो यहाँ पे राजा दशरथ की होगा क्योंकि रानियां स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के पहले आपको क्या लगाया गया है? की लगाया गया है, ना कि का, के, को, ठीक है। यहाँ पे की होगा, की वाला होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? सबधन किस विशेषण का उदाहरण है आपको ये बताना है, जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि परिमाण बोधक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोमल शब्द क्या है? देखिए गोमल शब्द आपका ये तत्सम शब्द होगा, थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजिंग है, ये गोमल कैसे दे दिया है, ठीक है। वैसे तत्सम शब्द होना चाहिए था, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है इस पे, हम थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपका तत्सम होगा ही, अभी ये होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपकार में मतलब कि जो सबसे पहले लगते हैं, यानी कि उपसर्ग है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? तो सर्प जो दिया गया है वो इसमें आपको प्रत्यय बताना है, यानी कि जो शब्द के अंतिम में जोड़ते हुए आपको बताना है। तो सर्प में और आपका जुड़ता है, सर्प आप जुड़ता है, यानी कि अ इसमें होता है, ठीक है। और ये आपका प्रत्यय होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमान का जो विशेषण होता है वो क्या होता है? अपमानित होता है। क्या होता है? अपमानित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति में कौन सा समास आपको बताना है, और समास पे एक अलग से आपको वीडियो बना करके हम दे देंगे, दिए हुए हैं, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, दिए हुए हैं आपको वीडियो दिए हुए हैं, वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर के तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाली में बहता हुआ नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? विशेषण का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका काफी गजब का क्वेश्चन है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का यह वाक्य है? और जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, ये बात हकीकत है, ठीक है। यह बताना है यहाँ पे दृष्टि किस प्रकार का यह वाक्य है। तो यह वाक्य जो है आपकी वो आपका मिश्र वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। तो आप लोग भी एकदम खामोशी से मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि आकाश शब्द का परिवाची जो होता है वो क्या होता है? आकाश शब्द का परिवाची होता है आपका नभ, ठीक है। क्या होता है? नभ, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, प्रश्न है कि अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा? अंधकार शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है? तो अंधकार का विलोम हो जाएगा आपका प्रकाश, अंधकार मतलब अंधेरा, प्रकाश बना हो जाएगा उजाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा है? शिव का उपासक के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि शैव हो जाएगा, ठीक है। शिव ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि घी के दिए जलाने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घी के दिए बोला जाना है कि वो घी के दिए जला रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा उसे लाभ मिला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आपका सी नंबर, ठीक है। अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्नता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि सोना जो धातु है वो कौन सा लिंग है? तो सोना, ठीक है, सोना एक पुल्लिंग है कि सोना महंगा है, सोना सस्ती हो गई, ये सस्ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि घड़ी शब्द
कौन संज्ञा है? घड़ी। घड़ी पे यहाँ पे किसी घड़ी का नाम नहीं दिया गया, किसी घड़ी की कंपनी का नाम नहीं दिया गया। घड़ी के नाम का मतलब हो गया घड़ी की कंपनी के नाम, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बस, बस में अगर किसी जाति का मतलब कि इसका नाम ना दिया जाए, इसका बस के कौन सा बस है, तो जब तक किसी बस का नाम ना दिया जाए तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, केवल बस का रहा है कि पूरे जाति का ये बोध होता है। ठीक है, बस में कोई भी बस आपका शामिल हो सकता है, या घड़ी में कोई भी घड़ी शामिल हो सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जेट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान दिक्कत रखिएगा, और हमेशा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, VVI क्वेश्चन ये रहता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेठानी होता है। क्या होता है? जेठानी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है, आपको ये बता रहा है बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तो है अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा, ये तो भविष्य काल का उदाहरण है। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये तो पता नहीं, भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य की कल्पना की जा रही है, कल्पना की जा रही है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू से विवाद था, झगड़ा हो गया था अपने बहू से। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? तो पोते की पिटाई को लेकर के। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? पहले जल्द से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे नहीं किए हैं, नहीं तो फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगर आपको पता है तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहे हैं कि किस चिंता से? तो बाढ़ आने की जो चिंता लगी हुई थी कि बाढ़ आ रहा था, ठीक है, और बांध टूटने वाला था, इसलिए उससे नींद नहीं आ रही थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता, तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था, याद करके रखिएगा, टिक कर लीजिएगा कि 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न कह रहा है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? जो माँ कहानी है उसमें दो पुत्र जो उनके थे वो पढ़ लिख करके कहाँ पे काम लगे हुए थे? तो शहर में ही काम कर रहे थे, और मंगू को ये जो बीमारी हुई थी वो उसको इलाज करने के उन्हें शहर, उन्हें चिट्ठी भी ये लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू के मंगू कितने वर्ष की थी? तो आप ये तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते रहता है। कह रहे कि मंगू जी थी कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। ठीक है, कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी मंगू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा गया है? तो याद करके रखिएगा, ये जो कहानी आप पढ़े होंगे वाल्डियक के तुलनात्मक व्याकरण में ये आपको लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वली अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो वली अमाल लड़की का नाम क्या था? पापाती था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर की पापाती था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए, 100 क्वेश्चन दिया गया था। चलिए, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको इसी चैनल पे आपको अपलोड कर देंगे, तो इसके लिए सपोर्ट दिखाइए आप। लाइक जो भी नहीं बच्चे कर रहे हैं वो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, वो लाइक कर दीजिए, और जल्दी से आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, आप शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर विजिट कीजिएगा एक बार दबा करके उसको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और बहुत सारे पिछले कई वर्षों का मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या था? बड़ी अमाल किस रंग की साइकिल के रिक्शे पर सवार हो गई थी? तो यहाँ पे तो साइकिल का रंग आपका पीला रंग ही होनी चाहिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सीता क्या देख करके रुआंसी हो गई थी? तो काला ओढ़ना देख करके वो रुआंसी हो गई थी, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो नारायण की पत्नी का नाम था भंवरी। भंवरी क्या नाम था? भंवरी। ये कौन से चैप्टर का है? वो धरती कब तक घूमेगी चैप्टर का है, ठीक है। सीता की कहानी वाला का है, और सबसे लास्ट वाला चैप्टर है आपका वर्णिका का। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेड नर्स का क्या नाम था? जो हेड नर्स थी उसका क्या नाम था, आपको ये बताना है। तो हेड नर्स का नाम था आपका मिराडा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? वेदना किसकी क्रूरता से कुचल रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पुत्र को हुआ था। किसको हुआ था? पुत्र को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात